हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, यहाँ पर ना ईएमआरएस का जो एनसीपीसीआर होता है ना, जो यहाँ पे आपको मिलेगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट जो होते हैं, उनकी एक गाइडलाइन है हॉस्टल के लिए। तो वो हॉस्टल की जो गाइडलाइंस है हम लोग उसको पढ़ेंगे और मैं श्योर हूँ कि वहां से ना आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे हम कि हम लोग सारे एस्पेक्ट को कवर कर पाए। हो सकता है इस वीडियो में आपके लिए सारे जो एस्पेक्ट हैं वो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन जैसे ही ये वीडियोस की सीरीज खत्म होती है मैं जरूर आपके लिए उससे रिलेटेड जो नोट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। उसके साथ में 100 एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टुवर्ड्स यू। ठीक है, ये मेरा वादा है आप सभी के प्रति। चलिए, अगर हम यहाँ पे गाइडलाइंस की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एनसीपीसीआर की बात करते हैं, तो एनसीपीसीआर होता है और एक होता है एससीपीसीआर। एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर में फर्क क्या क्या है भाई? एनसीपीसीआर देखेगा नेशनल यानी कि देश के हित पर, और स्टेट पीसीआर देखेगा क्या, एससीपीसीआर की अगर हम बात करते हैं वो देखेगा यहाँ पर राज्य के हिसाब से कि भाई राज्य में जो बाल हैं उनके लिए क्या संरक्षण होना चाहिए, उनके अधिकारों को कैसे हम लोगों ने संरक्षण देना है। तो ये सब चीजें हैं, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज क्या आ जाती है, आपकी रेगुलेटरी गाइडलाइन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो हॉस्टल्स होते हैं उनके लिए। ये जो चीजें हैं अभी आपको आगे समझ में आएगी कि हॉस्टल्स क्या हैं, बाकी चीजें क्या क्या हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पे जानोगे। तो सबसे पहली चीज तो क्या आती है कि एनसीपीसीआर ने रेगुलेटरी गाइडलाइंस जारी करी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए। 2018 में किया था। तो याद रखना कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये गाइडलाइंस 2018 में आती है, तो एग्जाम में आपको ये चीज देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है, ओके। अब ये जो छात्रावास है इसका मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव है कि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है चिल्ड्रन की उसको ये देखें। ठीक है, और जो हॉस्टल प्रीमाइसेस होता है जहां पर बच्चे छात्रावास में रहते हैं उनके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जो कि एक क्राइम हो, जो कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि गलत हो उनके लिए। ओके, तो एनसीपीसीआर ने गाइडलाइन कब जारी करी है? 2018 में जारी करी है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि बच्चों की शिक्षाओं से संबंधित है, या फिर अगर मैं कहूं तो वो पूर्ण रूप से शिक्षा के प्रति भी क्या है, संबोधित हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, शिक्षा से संबंधित हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे, विच इज रिलेटेड टू द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इफ आई टॉक अबाउट द बेसिक अमेंडमेंट्स, द बेसिक articles, the basic parts of Indian Constitution, they are correlated with the child education or as well as the education sector in India. ओके, सो आर्टिकल 39 की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। ये आर्टिकल्स ना आप लोगों ने सारे के सारे लर्न करने हैं। अब डीप सेक्शन लर्न नहीं करना है, विच मीन टू से दैट 39F, दैट मीन्स द अंडर सेक्शन। बट इफ आई टॉक अबाउट द सेम आर्टिकल, दैट इज द आर्टिकल 39, यानी कि अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की, तो वहां पर सिंपली सरकार क्या प्रावधान करती है? सरकार ये कहती है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रंस हैं उनको यहां पर हेल्दी मैनर का मतलब स्वस्थ वातावरण दिया जाएगा। ठीक है, उनको फ्रीडम दी जाएगी, उनको सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था दी जाएगी राज्य के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। और उन्हें प्रोटेक्ट करा जाएगा, यानी कि उन्हें संरक्षित किया जाएगा समाज में होने वाले सभी एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण से। ठीक है, ताकि उनका जो यहाँ पर भौतिक एक तरीके से ग्रोथ है या फिर परित्याग है उसको यहाँ पे देखा जा सके कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आर्टिकल 39F इज द पार्ट ऑफ डीपीएसपी पार्ट 4। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि 39 जो आर्टिकल है जो कि बच्चों की शिक्षा, बच्चों के जीवन से संबंधित है, तो बच्चों की ग्रोथ से संबंधित है, वो आपको कौन से भाग में मिलेगा? भाग 4 में मिलेगा, जो कि डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, अगला आर्टिकल जो आता है वो आता है अगला 46। ये 46 भी आपका डीपीएसपी का पार्ट है और ये भी आपका भाग 4 में आता है, पार्ट 4 में आता है। यहां पर ये प्रदान करता है कि जो राज्य के लोग हैं, ओके, राज्य के लोग जो कमजोर वर्गों के हैं, विशेष रूप से वो कमजोर वर्ग के या फिर वो एससी या फिर एसटी हैं, ठीक है, तो उनकी शैक्षिक और आर्थिक हितों को देखभाल करने के लिए, ठीक है, और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए राज्य सरकार इसका क्या करेगी?
प्रबंधन करेगी कि भाई ऐसा उनके राज्य में ना हो रहा हो कि भाई कोई एससी एसटी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा होता था ना कभी कभी, एससी एसटी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ओके, छोटी जात या बड़ी जात ऐसा आपने सुना होगा कि उनको नीचे बैठना है, उनको ज्यादा पढ़ने का अधिकार नहीं था पहले। आज की डेट में तो ऐसा नहीं है। आज की डेट में तो क्या है कि चीजें चलती रहती हैं, और आज की डेट में लोगों को इतना मतलब नहीं है, वो लोग आपस में इजीली, मतलब कोई आज की डेट में कास्ट आई थिंक पूछता भी नहीं होगा किसी से कि भाई आपकी कास्ट क्या है। अगर हाँ एससी एसटी कैटेगरी है तो उसमें क्या ही दिक्कत है, वो उनके लिए जरूरी है उस टाइम पे, क्योंकि उनपे काफी अत्याचार हुए थे। ओके, मैं भी इस पक्ष में हूं कि हाँ कुछ समय के लिए एससी एसटी का रिजर्वेशन होना चाहिए, और जरूरी भी है उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनको समाज में एक इक्वल दर्जा देने के लिए जरूरी है। अगर हम ये सोच के चलेंगे नहीं रिजर्वेशन है कैसे मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आया आपका आर्टिकल 46 यानी कि आर्टिकल 46, जिसमें हम बात करते हैं एससी एसटी के लिए। ओके, तो यहाँ पर इनसे बोला गया है कि सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए, शोषण से बचाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज को देखेंगे, राज्य को कहा गया है। फिर आता है आपका एक 86वां अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में आया था, 2009 में लागू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन। सिंपल आप याद रखना कि राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट से आया था। तो राइट टू एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ 86 अमेंडमेंट एक्ट that came in 2002 but enforced in 1st of April 2009, and this is known as the right to education, which means it added the 21A the article 21A in our fundamental right that says that the every children, the age which ages group from 6 to 18 6 to 14, they are liable to take free and compulsory education from the state, which means क्या कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे कि जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 का, हालांकि लागू 2009 में होता है, ये पूर्ण रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, उसमें एक अनुच्छेद जोड़ता है 21A, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य ये प्रबंधन करेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ये राज्य इसका प्रबंधन करेगा। ओके, तो ये चीज आप ध्यान देना, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है यहाँ पर। फिर आता है आपका जुवेनाइल जस्टिस, ये एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ठीक है, ये रूल्स है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई जो बच्चे यहाँ पे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, ठीक है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको सुरक्षा कैसे देनी है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अलग होते हैं, याद रखना इस चीज को, और हॉस्टल्स अलग होते हैं। हॉस्टल छात्रावास होते हैं, बच्चा वहां पढ़ने जाता है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बच्चा नहीं भी पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, उसकी देखभाल करी जाएगी। अनाथ आश्रम देखे होंगे आपने ना, तो ये चीज आप ध्यान देना कि जो ये वाला एक्ट है ना, ये हॉस्टल पे लागू नहीं होता। हॉस्टल एक अलग चीज है भाई, हॉस्टल की गाइडलाइन अलग होते हैं। वहां पे बच्चा पढ़ने जाता है, 5-6 साल बाद या 10 साल बाद वो वापस अपने घर में आ जाता है। लेकिन जो ये वाला है ना आपका जुवेनाइल जस्टिस, ये कभी बच्चा कोई अनाथ होता है, वो घर कैसे जाएगा, वो जीवन भर वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब गाइडलाइन अलग होती है, हॉस्टल्स की अलग होती हैं। तो ये याद रखना, जुवेनाइल जस्टिस वाला ये आपका हॉस्टल के तहत लागू नहीं होता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि हॉस्टल का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, ये इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट, ये किसके अंतर्गत आता है? जब कोई बच्चा चोरी करता है, जब कोई बच्चा गलत कार्य करता है, जब कोई बच्चा बाल आश्रम, अनाथ आश्रम या ऐसी जगहों पे रहता है जहां पर उसके आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ वो जो आश्रय है वही उसका जीवन है, वही उसका भविष्य है। तो उन चीजों पे अगर कोई गलत चीजें उस पर प्रयोग करी जाती हैं, शोषण करा जाता है, तो उन चीजों के लिए कानून बनाया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, जो कि आपका किस में नहीं होगा, जो कि आपका हॉस्टल्स में नहीं होता। फिर आपका आता है एक एक्ट है जिसका नाम है CPCR एक्ट, जिसे हम बोलते हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, CPCR एक्ट 2005 का। CPCR एक्ट 2005 के अंतर्गत आपको अंडर सेक्शन, तो सीधा बोलो 13(1), ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 13 बोलो आप लोग डायरेक्टली, इतना डीप आप लोग पढ़ना जरूर, वकील लोग पढ़ते हैं इतना डीपली, इतना आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो CPCR एक्ट के 13 सेक्शन में यहां पर ये मैंडेट करा गया है कि जो राज्य सरकार है, जो कानून है, जो प्रावधान है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या करेगा, वो टाइम टू टाइम बच्चों के राइट्स प्रोटेक्शन के बारे में बताएगा, जागरूक करेगा, सुझाव देगा और उसको इंप्लीमेंट भी करेगा, यानी कि उसको एक तरीके से प्रभावी करेगा।
किसका एक्ट है? सीपीसीआर, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट 2005 के तहत ये मैंडेट करा गया है कि जो सीपीसीआर है, ठीक है, ये क्या करेगा, मतलब ये तो एक्ट है लेकिन सीपीसीआर मैंने आपको बताया था, एनसीपीसीआर बोल सकते हो आप, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर टाइम टू टाइम, समय दर समय देखता रहेगा कि कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए अब ये क्राइम हो रहा है तो इसके प्रति क्या चीजें लानी चाहिए, बच्चों को यहाँ पे हमने और क्या क्या चीजें देनी चाहिए, बच्चों को हमने क्या क्या और लाना चाहिए, क्या क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत है। बच्चों से संबंधित कोई भी अगर कानून लाना है, किसी कानून को लागू करवाना है, कोई कानून ढंग से नहीं चल पा रहा है, किसी कानून पर सुझाव देना है, तो वो आपका सीपीसीआर एक्ट सेक्शन 13 के तहत आपको दिया जाएगा। मतलब ये हम नहीं करेंगे, ये लॉ बॉडी करेगी जो उस चीज को देखती है। फिर इसी एक्ट के 13(1)(k) के तहत, सेक्शन 13(1)(k) के तहत यहां पर बच्चों के जो चाइल्ड राइट्स हैं, ठीक है, उनको आगे बताया जाएगा। कई ऐसे राइट्स होते हैं जो हमको पता ही नहीं होते हैं। हमारे उपभोक्ता, आपने देखा होगा कभी भी दुकानदार के दुकान के आगे कभी हमारे उपभोक्ता के कभी लग पाए होंगे कि भाई ये आपके राइट्स हैं। हमको अगर अपने राइट्स पता चल गए तो सामने वाला आपका बेवकूफ नहीं बना सकता है। ओके, ये चीजें आप ध्यान देना इस चीज को, कि यदि अगर आपके कानून सारा पता है तो वकील आपका बेवकूफ नहीं बना सकता, आपका दुकानदार आपका बेवकूफ नहीं बना सकता, आपका पुलिस बेवकूफ नहीं बना सकती। ये सब बेवकूफ किसका बनाते हैं? जिसको कानून नहीं पता होता है। चलिए, अब इसका ना अध्याय पहला है, यानी कि इंट्रोडक्शन, परिचय। अब हम अभी तक हमने जो पढ़ा वो स्कोप पढ़ा कि भाई ये कानून किस किस जगह लागू होता है, कैसे कैसे लागू होता है। अब हम दिशा निर्देश का दायरा पढ़ेंगे। भाई ये जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है हॉस्टल के प्रति, ये कहाँ कहाँ पर लागू होती है? तो ये हर एक ऐसे संस्थान पर लागू होती है जहां पर एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है और उसकी उम्र 6 से 18 वर्ष तक की होती है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि 25 साल का बच्चा हॉस्टल में रह रहा है उसके लिए लागू है, उसके लिए लागू नहीं है। वह बच्चा, जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी छात्रावास में, किसी हॉस्टल में जाता है और उसकी उम्र 6 से 18 साल के बीच में है, तो उनके लिए ये गाइडलाइंस बनाई गई है एनसीपीसीआर के तहत। और ये जो दिशा निर्देश हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे संस्थानों पर लागू होंगे जैसे कि कॉलेज के जो छात्र होते हैं, मान लीजिए 18 साल से कम है, ठीक है, कोचिंग सेंटरों के छात्रावास आपने देखे होंगे, ठीक है, उपचार केंद्र, वहां पे कई हॉस्टल्स होते हैं, और ऐसे संस्थान जहां पर बच्चा शिक्षा के उद्देश्य से आवास में हो, यानी कि किसी भी कारण से अगर वो बच्चा सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से वहां पे बैठा है तो वो हॉस्टल कहा जाएगा। किसी अन्य कारण से, जैसे अनाथ आश्रम है, तो उसको हॉस्टल नहीं कह सकते आप, उसको ऑर्फनेज कहते हैं, वो अलग होता है। जो भी ये गाइडलाइंस है, ठीक है, ये जो भी गाइडलाइंस हैं, ये उन पर लागू नहीं होंगे जो इंस्टीट्यूशंस किस एक्ट के तहत आते हैं? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत आने वाले संस्थान अलग है, एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस के अंतर्गत आने वाले संस्थान अलग है। ये जो संस्थान है, मैंने आपको बताया था, अनाथ आश्रम, ठीक है, अनाथ आश्रम हो गया, आप आश्रय कह सकते हो। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, अब बच्चा पढ़ने के लिए नहीं, मजबूरी से जाता है, तो वह ऐसे संस्थान जहां पर बच्चा रह रहा हो बिना पढ़ाई के उद्देश्य से, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से कहीं पे जाके रह रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? एनसीपीसीआर की गाइडलाइन के अंतर्गत आएगा, जो कि एक्ट हमारा, जो कि हमारी गाइडलाइन चल रही है। ओके, अब यहां पे ध्यान देना कि जो स्टेट है, जो राज्य है, राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो गाइडलाइंस बनाए, ओके, वो यहां पर रेगुलेट करे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके राज्य में, उनके जो छात्रावास है उनके प्रति यहां पर नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार दोनों विभिन्न मंत्रालय योजनाएं, कुछ योजनाएं लाए भाई, कुछ गाइडलाइंस लेके आए, ठीक है, एक रूप लाने के लिए इन दिशा निर्देशों का दूषित करेंगे। यानी कि ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए सर्व शिक्षा अभियान है, कुछ ऐसी गाइडलाइन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लाई है, किसके भले के लिए लाई है? बच्चे के भले के लिए लाई है। बच्चे को पता होना चाहिए, तो बच्चे को ये सब चीजें बतानी है, बच्चे को ये सब चीजों के बारे में आपने क्या करना है? गाइड करना है। अब हम बात करते हैं
दूसरी चीज अभी आपने देख लिया यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, ओके, स्कोप यानी कि गाइडलाइन, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था गाइडलाइन का क्या क्या है। तो ये गाइडलाइंस केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी नई नियम आएंगे तो उनको भी ये रिलेट करेगा, यानी कि सीधा सिंपल ये बोल रहा है कि भाई कोई भी मिनिस्ट्री है, अगर उनका कोई भी स्कीम है, कोई भी चीज आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो इस गाइडलाइन के तहत वो बच्चों को यहाँ पे सुरक्षित करेंगे। अब हम बात करते हैं इस नियम, इस गाइडलाइन के तहत परिभाषा, यानी कि अगर इस नियम, इस गाइडलाइन के तहत अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप क्या समझेंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब आप क्या समझेंगे, किसी राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित बच्चों के शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावास के संबंध में उचित सरकार, राज्य सरकार, और जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल है उस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। सीधा सिंपल क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये बात कर रहे हैं किस चीज की, ये बात कर रहे हैं जहां पर जिस हॉस्टल, जो भी जो हॉस्टल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो जिस जगह में है, किस स्टेट में है, किस स्टेट गवर्नमेंट में है, किस मतलब किस यूनियन टेरिटरी में है, तो वहां की जो सरकार है उस राज्य की, उस केंद्र शासित प्रदेश की, वो उस चीज को देखेगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब अगर इसमें आता है तो यहाँ पर आता है कि भाई जो जिला शिक्षा विभाग है उसका जो अधिकारी है, जो मुख्य अधिकारी है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, उसी के संबंध में उस जिले के अंदर जिसके अंदर ये पड़ता है वो चीजें देखेगा। बच्चे का अगर मन है यहाँ पे, अगर चाइल्ड बोला गया इस गाइडलाइन में, तो वो बच्चा जो 18 साल से इसकी उम्र कम है। अगर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात करी जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर वो इंस्टीट्यूट रहता है, वो इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वो इंस्टीट्यूट कार्य करता है। हॉस्टल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है कि भाई वो हॉस्टल जहां पर बच्चा पढ़ने के लिए गया है, 18 साल से कम का है, और वो बच्चे का जो एक उद्देश्य है वो है पढ़ाई करना। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे ध्यान देना। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है भाई, वह इंस्टीट्यूट चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, जो बच्चों को शिक्षा देता हो, चाहे वो सरकार के द्वारा फंडेड हो चाहे नहीं हो, दोनों पर ये गाइडलाइंस लागू होंगी। एससीपीसीआर का मतलब एक होता है एनसीपीसीआर जो कि नेशनल लेवल पे होता है, एक होता है एससीपीसीआर जो कि स्टेट लेवल पे होता है। ये सब इन चीजों को देखता है। ओके, स्टेट पीसीआर स्टेट के लिए, एनसीपीसीआर पूरे देश के लिए। तो ये दो चीजें मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्कोप बताया, इंट्रोडक्शन बताया, फिर यहाँ पे आपका लास्ट में ऑब्जेक्टिव या फिर मैंने आपको डेफिनेशंस बताई। इसके आगे भी बहुत कुछ है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये गाइडलाइंस। अभी तो आपको यहाँ पता चलेगा कि बच्चे को कितना यहाँ पे राजमा दिया जाता है एक दिन में, कितना गुड़ दिया जाएगा, कितना, हालांकि वो सब चीजें होती नहीं है, वहाँ तो बच्चे मैगी खा रहे थे एमआरएस में। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। गाइडलाइन की तो बनती बहुत सारी है लेकिन फॉलो उस हिसाब से नहीं हो पाती है। ओके, अब उसके पीछे कारण कुछ और भी हो सकते हैं। ओके, तो इसका भी सेकंड पार्ट जरूर आएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। ओके, बाकी हमारे कोर्सेज भी आप लोग देख सकते हो। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा तो आप उस चीज को देख सकते हो, बाकी वो सब सारी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।